मॉर्निंग लास्ट क्लास में अपन ने मूंगफली के बारे में पढ़ रहे थे कि मूंगफली का जो पंचीती रोग था इसके बारे में बात की थी और विषाणु गुच्छा रोग की बात की थी। ठीक है, आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट कपास का जीवाणु अंगमारी रोग। कपास का जीवाणु अंगमारी रोग कि भाई कपास का जीवाणु अंगमारी रोग क्या होता है इसकी बात करेंगे। कपास का जीवाणु अंगमारी रोग कि भाई कपास का जीवाणु अंगमारी रोग क्या होता है इसकी बात करेंगे। देखिए कि भाई इस रोग का अदर नाम क्या है, तो इससे दो नाम अदर है। एक तो ऐसे कहते हैं कोणीय पत्ती धब्बा रोग भी कहते हैं और दूसरे से काली भुजा रोग भी कहते हैं। कि किस नाम से जाना जाता है इसको, कोणीय पत्ती धब्बा रोग, और दूसरा है इसका, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इसका और अदर नाम जो है वो आपके नाम है इसका काली भुजा रोग, काली भुजा रोग। तो ये इसके क्या हो गए, दो अदर नाम हो गए। ठीक है, अब इसके बाद अपन इसके लक्षण की बात करते हैं कि इसके क्या लक्षण है। देखिए उनकी बात करते हैं, लक्षण सिम्टम्स के रोगजनक है वो जड़ के अलावा पौधे के सभी भागों पर संक्रमण करता है। कि सिर्फ जड़ को संक्रमित नहीं करता है, किसको, जड़ के अलावा, जड़ को छोड़ के जितने भी पौधे के भाग है, पत्ती है, तना है, शाखाएं हैं, सभी फूल है, सबको संक्रमित करता है। जड़ के अलावा पौधे के सभी भागों को, पौधे के सभी भागों को संक्रमित करता है। कि पौधे के सभी भागों को क्या करता है, संक्रमित करता है। और क्या करता है, पौधे के कौन से भाग पे किस तरह के लक्षण प्रकट होते हैं, इस आधार पर इस रोग को क्या किया गया है, चार अवस्था में बांटा गया है। कि भाई कौन से भाग पे किस प्रकार लक्षण प्रकट होते हैं, इस आधार पर इसको कितने भागों में बांट रखा है, चार भागों में बांट रखा है। कौन कौन से पढ़ेंगे, देखो चार भाग कौन कौन से। एक तो है नवजात पादप अंगमारी, नवजात पादप अंगमारी। दूसरा है कोणीय अंगमारी, और तीसरा है काली भुजावस्था, और चौथा है डोडा, या ऐसे कहते हैं बॉल सड़न अवस्था। तो ये चार आपके क्या है, ये चार भागों में इस रोग के लक्षण पड़ेंगे। ठीक है, कि भाई ये पौधे के किस किस भाग पे किस प्रकार से संक्रमित करता है, कितना संक्रमित करता है, इसके आधार पर पौधे को क्या कर दिया, चार भागों में बांट दिया। इन चारों के बारे में अपन स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं नवजात पादप अंगमारी रोग क्या है इसकी बात करेंगे। देखिए कि भाई नवजात पादप अंगमारी रोग क्या है, देखिए इसमें क्या लक्षण प्रकट होते हैं। कि भाई ये नवजात पौधों के बीज पत्रों पर जलासिक्त धब्बे बनते हैं जो बाद में बड़े होकर भूरे से काले रंग के बदल के, जो आपके बीज पत्र होते हैं। ठीक है, तो बीज पत्रों पे क्या होता है, जैसे कोटिलिडोन्स कहा जाता है कि बीज पत्रों पे क्या होते हैं, जलासिक्त, जलासिक्त मतलब ऐसे धब्बे बनते हैं जिसमें क्या होता है, जल भरा होता है। तो जलासिक्त धब्बे बनते हैं। ठीक है, और ये शुरुआत में आपके कैसे होते हैं, जैसे स्टार्टिंग में से जो कलर है वो भूरे रंग का होता है, फिर ये भूरे से कैसे हो जाते हैं, काले रंग के धब्बों में बदल जाते हैं। भूरे से काले रंग के क्या कर देते हैं, आपके धब्बों में बदल जाते हैं। और ये धब्बे जो होते हैं वो नई पत्तियों पर भी फैल जाते हैं। ठीक है, और ये आपकी जो नई पत्तियां होती है, नई पत्तियों पर भी आपके धब्बे फैल जाते हैं और पौधा क्या हो जाता है, मुरझाकर सूख जाता है। ठीक है, ऐसी कंडीशन में क्या हो जाता है, पौधा मुरझाकर सूख जाता है। जब पौधा क्या होता है, बीज पत्र जो है शुरुआत में जब बीज निकल आपके बीज पत्र की स्टार्टिंग होती है उस समय ये क्या हो जाता है, संक्रमित हो जाता है। देखिए इसको अपन डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट करें तो जो बीज पत्र जो छोटी छोटी आपके पत्तियाँ निकलती है उस समय ये आपके क्या होता है, संक्रमण फैला कर देता है। जैसे मान लीजिए अपन बनाए कि ये आपके कपास की लीफ बनाई, इस कपास की लीफ इस प्रकार से ये आपके शीरा, मध्य शीरा होगी,
इस वजह से क्या होता है, धब्बे बनते हैं ब्लैक ब्लैक रंग के, भूरे से ब्लैक, और फिर ये पौधा क्या हो जाता है, मुरझाकर, ठीक है, इस प्रकार से पौधे को क्या कर देता है, पूरा संक्रमित कर देते हैं। अब देखिए आगे दूसरी अवस्था की बात करते हैं, ठीक है। नवजात पादप अंगमारी रोग हो गया, स्थिति अवस्था होगी। दूसरी अवस्था में आते हैं, कोणीय अंगमारी अवस्था क्या है इसकी बात करते हैं। देखिए दूसरा कोणीय अंगमारी, ठीक है, क्या अवस्था इसकी देखिए कि परिपक्व पौधे की पत्तियों पर जलासिक्त धब्बे प्रकट होते हैं। कि परिपक्व जो मैच्योर पौधे की पत्तियां होती है, तो परिपक्व पौधों, एक तो होता है नवजात स्थिति, शुरुआत की स्थिति में जब होता है उसे बोल दिया नवजात वाला। अब परिपक्व हो जाता है, मैच्योर होता है, फल कर अब इसके अंदर वो आपके डोडे लगने लगे, उसकी स्थिति में होता है। तो परिपक्व पौधे की पत्तियों पर जलासिक्त, वही बात कि जल से भरे के पाए जाते हैं आपके जलासिक्त धब्बे प्रकट होते हैं, जो कोणीय हो जाते हैं, ठीक है। क्या हो जाते हैं आपके, कोणीय हो जाते हैं, मतलब किनारों पे आ जाते हैं। पौधे की जो पत्ती होती है वो जिस प्रकार की होती है आपके कपास की, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये किनारे पे ऐसे आपके धब्बे बन जाते हैं इस प्रकार से। तो ये क्या हो जाते हैं आपके, कोणीय हो जाते हैं, और सूक्ष्म शिराओं द्वारा गिरे होते हैं। कि जो आपके क्या होते हैं, छोटी छोटी शिराएँ पाई जाती हैं, इनके द्वारा ये गिरे रहते हैं। और ये धब्बे भूरे से कैसे हो जाते हैं, काले रंग के। कि ये धब्बे भी कैसे हो जाएंगे, पहले भूरे रंग के होते हैं, फिर ये काले पड़ जाते हैं। तीसरी अवस्था की बात करते हैं अपन, काली भुजा अवस्था। क्या देखिए, काली भुजा अवस्था, काली भुजा अवस्था देखिए, काली भुजा अवस्था क्या देखिए कि भी तनाव शाखाओं पर गहरे भूरे से काले रंग, काले रेखी धंसे हुए धब्बे प्रकट होते हैं। कि भाई क्या होता है कि भाई आपके जो तना है, शाखाएं हैं, ठीक है, जैसे ब्रांचेज हो गई, ये आपके शाखाएं निकली है, इन पे क्या होता है आपके गहरे भूरे काले रंग के क्या हो जाते हैं, ऐसे धब्बे बने हुए होते हैं, ठीक है, जो तना और शाखाओं के चारों ओर घेरा बना लेते हैं, इस प्रकार से फैल जाते हैं, इस प्रकार से पूरे धब्बे बना लेते हैं, ठीक है। और जिसके कारण पत्तियाँ क्या हो जाती है, झड़ जाती है, और स्वस्थ शाखाओं की जगह सूखी हुई काली टहनियाँ या काली भुजाएं दिखाई देती है। कि भाई इन पर जो ऐसे पत्तियाँ लगी होगी, ठीक है, ब्रांच, ये पत्तियाँ सूख के गिर जाएगी, और ये पूरा जो ग्रीन रंग का होता है ये ब्लैक रंग का हो जाता है, ठीक है, ये ब्लैक रंग का हो जाता है। इसकी भुजाएं, जो इसकी शाखाएं हैं, ये क्या हो जाती है, काली हो जाती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, काली भुजा अवस्था भी कहा जाता है। अपने 3 अवस्थाओं के बारे में लक्षण पढ़ लिए भी। एक तो नवजात अंगमारी, जिसमें अपन पराग बीज पत्र जो होते हैं उसमें निकलते ही जलासिक्त आपके जल जैसे धब्बे होते हैं, जो पहले भूरे रंग के होते हैं, फिर वो काले रंग के हो जाते हैं। फिर पड़ा कोणीय अंगमारी, इसमें अपने पढ़ा कि परिपक्व जो पौधे की पत्तियाँ होती है, ठीक है, वहाँ पे जलासिक्त धब्बे बनते हैं, किनारों पे बनते हैं, और सिराएँ छोटी होती है। और अभी पढ़ा काली भुजा, इसमें क्या होता है, शाखाएँ और जो आपके तना है, ये काले रंग के धब्बे बनते हैं, पूरा घेर लेते हैं, और जो आपकी पत्तियाँ वो पूरी आपकी क्या हो जाती है, नीचे गिर जाती है, और आपके शाखाएँ और तने काले हो जाते हैं, इसे क्या कहा जाता है, काली भुजा रोग, आपके काली भुजा अवस्था कहते हैं। और चौथी और आपकी लास्ट अवस्था है वो है डोडा या बॉल सड़न अवस्था। देखिए इस अवस्था में क्या होता है कि बॉल पर सभी जलासिक्त धब्बे बनते हैं, जो बाद में गहरे भूरे से काले रंग के हो जाते हैं। सभी में यही है कि पहले धब्बे बनेंगे। बॉल या आपके डोडा क्या होता है, देखिए कि भाई कपास के अंदर ऐसी संरचना बनती है जिसे डोडा कहा जाता है, उसके अंदर ही सही अपन डेडू बोलते हैं। इसी में से क्या होता है, ऐसे ये लगा होता है पौधे से, और इसी के अंदर से क्या होता है, कपास निकलते हैं, ठीक है, क्या निकलते हैं, कपास निकलते हैं। ये डायग्राम में अपन को दिखने में क्या होगा, आप देखोगे कि ये पहले ग्रीन रंग के होते हैं, जब लगते हैं ना तो ये ग्रीन रंग के होते हैं। मैं देखो इसको थोड़ा सा ग्रीन कर लेता हूँ, ये शुरुआत में क्या होता है, ऐसे ग्रीन बना लेता हूँ, देखो इनको पूरा ही, ये डोडा हो गया, इस अवस्था को बोलते हैं डोडा अवस्था। ये पूरी क्या होती है, ऐसे ग्रीन होती है। इसमें से फिर ये जब ये पकता है, ठीक है, तो इसमें से क्या होता है आपके, जैसे डोडा या बोल कहा जाता है, इसमें से फिर कपास निकलती है। तो क्या होता है इसमें कि भाई ये डोडा हो गया, तो ये क्या शुरुआत में क्या होता है, इसमें धब्बे बनते हैं जो पहले भूरे रंग के होते हैं, फिर क्या हो जाते हैं, काले रंग के। तो फिर इसमें से ऐसे धब्बे बनते हैं ऐसे, ये ठीक है, ये धब्बे बन जाते हैं ऐसे। अब देखिए वाइट बोर्ड की वजह से ऐसे हो गया, वही काले बनते हैं धब्बे, ठीक है, धब्बे बन जाते हैं ऐसे।
और इस प्रकार के धब्बों का असर बॉल में गहराई तक पहुंच जाता है, जिससे जो इसके अंदर क्या होता है, ये धब्बे जो बनते हैं अंदर बाहर बनते हैं, जो बनते हैं, इसका असर क्या हो जाता है, अंदर गहराई तक हो जाता है, जिसकी वजह से जो रेसा होता है बीज को क्या कर देता है, संक्रमित कर खराब कर देता है। जो रेसा सफ़ेद रंग का होता है, ठीक है, आपको पता कपास से सफ़ेद रंग के रेसे प्राप्त होते हैं, कॉटन बोलते हैं जिसे अपन, ठीक है। तो ये सफ़ेद रंग के रेसे और जो इसके बीज होते हैं उसको क्या कर देते हैं, संक्रमित कर देते हैं। सफ़ेद और रेसे और बीजों को क्या कर देते हैं, संक्रमित कर देते हैं। कौन से, ये धब्बे जो बाहर दिखाई देते हैं ये अंदर तक पहुँच जाते हैं, और इसकी जो आपकी गुणवत्ता है रुई की वो क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, और अपन को आर्थिक क्या होता है, नुकसान उठाना पड़ता है। ये बाहर संक्रमण कोई बात नहीं, अंदर चला जाता है, जैसे आपकी जो सफ़ेद रंग की रुई है वो क्या हो जाती है, काली रंग की हो जाती है, बीज है वो संक्रमित हो जाते हैं, लेकिन बीजों का आगे प्रयोग नहीं हो सकता। तो कुल मिलाकर अपन को क्या होता है, आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। इस प्रकार से ये लक्षण प्रकट होते हैं, जो अलग अलग अवस्था में अपन 4 अवस्थाओं में पढ़े कि भाई 4 अवस्था में लक्षण पढ़ लिए। अब देखिए इसकी रोगजनक की बात करते हैं कि भाई इसका रोगजनक क्या है, इसके फिर प्रबंधन की बात करेंगे, ठीक है। तो इसका रोगजनक की बात करते हैं। देखिए रोगजनक की बात करते हैं। ठीक है, कि इस रोग का रोगजनक जो है वो ज़ैंथोमोनास एक्सोनोपोडिस पेथोवार माल्वेसियरम है। क्या नाम पूरा याद करना है, ज़ैंथोमोनास एक्सोनोपोडिस पेथोवार माल्वेसियरम, ठीक है। ये इसका रोगजनक है जिसकी वजह से ये रोग फैलता है। तो रोगजनक आपको याद करना है, ये क्या है, आपके नामक ग्राम नेगेटिव छड़ाकार एकल कसाबिक जीवाणु है। तो ये किसकी वजह से फैलता है, तो ये जीवाणु है। जीवाणु कैसा आप पढ़ चुके हैं कि पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, मैंने आपको बताया था कि जो जीवाणु होते हैं उनको जब अभिरंजित किया जाता है तो अभिरंजन में जो कलर प्रदान करता है उसे ग्राम पॉजिटिव, जो अभिरंजन के दौरान कलर प्रदान नहीं करता उसे ग्राम नेगेटिव कहा जाता है। तो जीवाणु को मुख्य रूप से ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में बांट रखा है। तो ये जीवाणु किस प्रकार का है, ये आपके ग्राम नेगेटिव जीवाणु है, ग्राम नेगेटिव, ठीक है। और छड़ाकार मतलब लकड़ी डंडे जैसे होते, इस प्रकार से बोलते हैं छड़ाकार आकृति। और एकल कसाबिका मतलब इसके सिरा पे एक कसाबिका होगी, ठीक है। कसाबिका आपको पता है निम्न कोशिका के जो जीव होते हैं, ठीक है, उनके अंदर गति के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसके अलावा अपने जो शुक्राणु उनमें भी कसाबिका पाई जाती है, अपने श्वास नली उसमें भी पाए जाते हैं, ठीक है, आहार नली में, ऐसे कुछ बहुत सी जगह पाए जाते हैं। आपके फेलोपियन ट्यूब इन सब के अंदर ये पाए जाते हैं। और ये क्या हो गया, जीवाणु होते हैं, ये जीवाणु की वजह से होने वाला रोग है। और ये जीवाणु जो होते हैं बीज मर्दाजनित है, कि भाई बीजों को भी संक्रमित करता है, बीज तथा मर्दाजनित होता है। मर्दाजनित मतलब मर्दा से रोग फैलाने वाला होता है। ये बीज है क्या है, मर्दाजनित है, जो क्या करता है, आपके रोग फैलाने का कार्य करता है। अब देखिए इसके प्रबंधन की बात करते हैं कि इसका प्रबंधन कैसे किया जा सकता है, इसको किस प्रकार से नियंत्रित किया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें देखिए प्रबंधन, सबसे पहले बात अपन पढ़ते हैं सस्य प्रबंधन। सस्य प्रबंधन की बात करते हैं। देखिए कि सबसे पहले फसल कटाई के बाद रोगी पौधे, फसल कटाई के बाद रोगी पौधे के अवशेषों, तो सभी में कॉमन पॉइंट है, अवशेषों व खरपतवारों को नष्ट कर देना चाहिए। दूसरा है कि अपर्पोषी फसलों के साथ फसल चक्र तथा ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करनी चाहिए, कि भाई ऐसी फसलों को उगाना चाहिए जिसमें इसका रोग का संक्रमण कम हो। तो अपर्पोषी मतलब जिसमें ये रोग नहीं फैलाता है। अपर्पोषी फसलों के साथ फसल चक्र तथा ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई को अपनाना चाहिए। और तीसरा पॉइंट है बीजों को
56 डिग्री सेंटीग्रेड पर बीजों को 56 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 मिनट तक गर्म जल से उपचारित करना चाहिए। कि भाई बीज को बोने से पहले 56 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर बीजों को डाल के पानी के अंदर, ठीक है, उसको 10 मिनट तक क्या करना चाहिए, गर्म जल में उपचारित करना चाहिए। जैसे मान लीजिए बीज में कोई संक्रमण है तो क्या हो जाए, संक्रमण नष्ट हो जाए और इसके रोग के फैलने के चांसेस वो क्या हो जाए, कम हो जाए। ये तो हो गया शस्य प्रबंधन। अब बात करते हैं अपन इसके जैविक प्रबंधन, फिर बात करेंगे रासायनिक प्रबंधन। देखिए दूसरा है जैविक प्रबंधन। देखिए जैविक प्रबंधन की बात करते हैं कि पत्तियों पर संक्रमण से पूर्व, के पत्तियों पर संक्रमण से पूर्व, पत्तियों पर संक्रमण से पूर्व स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस, स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस का पर्णीय छिड़काव करना चाहिए। कि पत्तियों पर इसका छिड़काव करने से, ठीक है, ये एक जीवाणु है स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस का छिड़काव करने से क्या हो जाते हैं, इस रोग के चांसेस कम हो जाते हैं। छिड़काव करना चाहिए। दूसरा है रोग रोधी किस्में, जो अपन पढ़ते हैं कि रोग रोधी किस्में का उपयोग करना चाहिए। रोग रोधी किस्मों, रोग रोधी किस्मों का प्रयोग कौन से रोग रोधी किस्में, जैसे LDH 11, LDH 91, LD 694, LHH 91, LH 144 और बदनावर 11, बदनावर 1 और सुजाता तानी, सुजाता खंडवा 2 आदि की बुआई करने से इस रोग को क्या कर दिया जाता है, संक्रमण है वो उसका कम हो जाता है। ये किस्म इसकी रोग प्रतिरोधी किस्म होती है। अब देखिए तीसरा आता है आपके रासायनिक प्रबंधन। कि रासायनिक प्रबंधन किस प्रकार से किया जाता है, किस प्रकार से रसायनों के द्वारा इसको नियंत्रित किया जा सकता है, उसकी बात करते हैं। देखिए रासायनिक प्रबंधन में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, देखिए कि बीजों को रुई रहित करना और बीजों को बोने से पूर्व सांद्र सल्फ्यूरिक, के बीजों को क्या करना है, रुई रहित करना है। कि भाई आप बीज बोने से पहले भी जो बीज हैं उनमें के अंदर बिल्कुल भी रुई नहीं होनी चाहिए, बीजों को रुई रहित करना। ठीक है, कैसे करते हैं कि बीजों को बोने से पूर्व, बीजों को बोने से पूर्व सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब H2SO4, सांद्र मतलब इसकी केमिकल की मात्रा ज़्यादा, को 100 ml प्रति किलोग्राम बीज, 1 किलोग्राम बीज के अंदर आपको क्या डालना चाहिए, 100 ml आपके सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में 2 से 3 मिनट तक डुबोने के बाद साफ पानी से कई बार धोना चाहिए। क्या करना है कि बीजों को पहले रुई रहित करना, रुई रहित करने के लिए क्या करते हैं कि बीज जो है बोने से पूर्व उसको केमिकल मिल जाता है सांद्र H2SO4, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। सांद्र अम्ल होता है जब मात्रा ज़्यादा हो केमिकल की और जो इसके अंदर विलय की उसकी मात्रा कम हो। इसको 100 ml 1 किलोग्राम बीज होता है उसके अंदर 100 ml डालना है, 2 से 3 मिनट रखना है, फिर इसको कई बार पानी में डाल के अच्छे से धोना है। और उसके बाद में क्या करना है, इसके बाद आपको
2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से कार्बोक्सिन या ऑक्सीकार्बोक्सिन नामक कवकनाशी से बीजोपचार कर बुआई करें। कि भाई इस प्रकार से इसको क्या क्या कर दिया जाता है, इस रोग को नियंत्रित करने के लिए क्या करते हैं कि भाई बीज को रुई रहित करने के लिए अपन पढ़ लिया भी पहले साफ पानी से डुबोना चाहिए। उसके बाद क्या करना कि 2 ग्राम प्रति किलोग्राम जो बीज की दर से क्या करना चाहिए, कार्बोक्सिन या ऑक्सीकार्बोक्सिन नमक कवकनाशी से बीजों को क्या करना चाहिए, उपचार करके बोना चाहिए। और इसके बाद अपन बात करते हैं कि दूसरा है आपके पॉइंट कि दूसरा तरीका क्या है कि स्ट्रेप्टोसाइक्लिन के 1000 ppm के गोल, ppm का मतलब होता है आपके 10 लाख, ठीक है। तो 10 लाख ml के अंदर क्या करना है आपको 1000 ml स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है, के गोल को आपके क्या करना चाहिए, बीजों को 8 से 10 घंटे भिगोकर सुखाने के बाद बुआई करनी चाहिए। कि स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का 1000 ppm का जो गोल आता है उसमें बीजों को 8 से 10 घंटे तक भिगोकर उसके बाद सुखाने के बाद क्या करनी चाहिए, बुआई करनी चाहिए। ऐसा करने से इनका संक्रमण क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और लास्ट आपके रासायनिक प्रबंधन का पॉइंट है कि किस प्रकार से और इसको अपन इस रोग को नियंत्रित कर सकते हैं रासायनिक प्रबंधन के द्वारा, ठीक है। तो इसमें तीसरा आपके पॉइंट जो है वो है कि खड़ी फसल पर स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का 50 से 100 ppm या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का 0.3% के 15 से 20 दिन के अंतराल पर 3 छिड़काव करने चाहिए। में क्या होता है कि खड़ी फसल बो दी, उसके बाद कोई संक्रमण दिखे तो आप स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का मार्केट में 50 से 1000 ppm आपके 100 ppm मतलब पार्ट पर मिलियन 10 लाख पर ये इतना केमिकल आता है, जिसमें 10 लाख ml पर इतनी मात्रा आती है, 50 से 100 आपकी स्ट्रेप्टोसाइक्लिन आपके ml मात्रा आती है। या फिर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का 0.3% सोल्यूशन मार्केट के अंदर आता है। इसको 15 से 20 दिन के अंदर अंतराल के अंदर 15 से 20 दिन के अंदर 6 दिन से 5 दिन से आप क्या करना चाहिए, 3 बार छिड़काव करने से इस रोग को क्या किया जा सकता है, संक्रमण को रोका जा सकता है। इस प्रकार से रोग को नियंत्रित किया जा सकता है। अब देखिए नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट रोग भिंडी का पिस्सिरा मोजेक रोग है, इसकी बात करेंगे कि इस रोग को किस प्रकार से नियंत्रित किया जा सकता है, ठीक है, किस प्रकार इसको रोक सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।